नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, तो चुनाव आयोग ने राज्य में गड़बड़ी करने वालों को सख्त संदेश दिया है। कोलकाता हाई कोर्ट द्वारा बीएसएफ को जमीन देने के कल के फैसले के बाद बीजेपी ने ममता सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े किए। इन तमाम मुद्दों पर बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। क्या है पूरा मामला, करेंगे इस खबर पर विस्तार से चर्चा। होगी बात गृह मंत्री अमित शाह के असम दौरे की, जहां उन्होंने विकास की कई परियोजनाओं की शुरुआत की तो घुसपैठ के लिए कांग्रेस को घेरा है। बताएंगे कहां किया नक्सलियों ने आज सरेंडर। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में एसआईआर सुनवाई लिस्ट को लेकर नया विवाद। 5000 से अधिक मतदाताओं के नाम के आगे लिखा नॉट इंडियन सिटीजन। चुनाव आयोग का ऐसी लिस्ट से साफ इनकार। बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर। असम दौरे पर कांग्रेस पर जमकर बरसे अमित शाह। कहा, घुसपैठ को वोट बैंक की राजनीति के लिए हथियार के रूप में किया इस्तेमाल। गृह मंत्री ने प्रदेश को दिया 1715 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उपहार। नक्सल मुक्त भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा देश। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 8 लाख रुपए के इनामी 2 महिलाओं समेत 4 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। हथियार और गोला बारूद भी सुरक्षा बलों को सौंपे। सोलह से 20 फरवरी तक भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एआई शिखर सम्मेलन। नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का होगा आयोजन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत का एआई इकोसिस्टम तेजी से हो रहा मजबूत। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर नमन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अर्पित किए श्रद्धासुमन। राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन। प्रधानमंत्री ने कहा, बापू का स्वदेशी पर रहा बल, जो है आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का आधार स्तंभ। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के बीच 2 पंचायतों में करीब 5000 लोगों की एक ऐसी लिस्ट सामने आई जिससे उनके नाम के आगे नॉन इंडियन सिटीजन लिखा है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि आयोग ऐसी कोई लिस्ट उसने नहीं बनाई, ना ही वो बनाता है जिसमें नागरिकता को लिखा जाता हो। इस मामले में अभी तक स्थानीय टीएमसी नेता और स्थानीय कर्मचारियों की पंचायत के साथ मिलीभगत की बात सामने आ रही है। इसके बाद ये मामला सियासी रूप से गर्मा गया है। बीजेपी ने ममता बनर्जी और टीएमसी पर जानबूझकर एसआईआर के खिलाफ लोगों को उत्तेजित करने का आरोप लगाया है, ताकि पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करके लोगों को भ्रमित किया जा सके। बंगाल में एसआईआर की सुनवाई लिस्ट पर बवाल। 5000 मतदाताओं को बताया नॉट इंडियन सिटीजन। संदेश खाली की जनता में फैला डर। ममता सरकार पर माहौल बिगाड़ने का आरोप। क्या एसआईआर को लेकर जानबूझकर राज्य के नागरिकों में डर का माहौल बनाया जा रहा है? क्या राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए लोगों को चुनाव आयोग के खिलाफ उकसाया जा रहा है? संदेश खाली का हालिया घटनाक्रम कुछ ऐसा ही संदेह पैदा कर रहा है। दरअसल अग्राहाटी और बयारमारी पंचायत में 5000 से ज्यादा मतदाताओं को सुनवाई के लिए बुलाया गया, लेकिन सुनवाई की सूची में शामिल मतदाताओं के नाम के आगे नॉट इंडियन सिटीजन लिखा मिला, जिससे इलाके में डर और भ्रम फैल गया। हैरानी की बात यह है कि चुनाव आयोग ने ऐसी किसी सूची को जारी करने से इनकार किया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि जिन मतदाताओं के रिकॉर्ड अनमैप्ड हैं या जिनमें लॉजिकल विसंगतियां हैं, केवल उन्हें ही सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है। कोई मतदाता भारतीय नागरिक है या नहीं, इसकी जांच करना आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ये सूची कैसे तैयार हुई, इस पर उत्तर 24 परगना के जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है। तो बड़ा सवाल यह है कि संदेश खाली विधानसभा में ये सूची आखिर किसने बनाई? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए डीडी न्यूज की टीम संदेश खाली की अग्राहाटी पंचायत इलाके में पहुंची। ग्रामीणों का साफ कहना है कि ये सूची बीएलओ द्वारा टांगी गई थी। यहाँ से जरूर किसी न किसी ने किया होगा, उसीलिए ऐसा किया है, पर यहाँ कौन किया अब हम लोग कैसे जानेंगे? पर ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे तो गांव का माहौल खराब है। हाँ, गांव का माहौल तो खराब है। वोट कमिश्नर जो है, हम उसका
पास पूछना चाहते हो, ये किसने किया? आप बोल रहे हैं जी मैंने नहीं किया, मेरे इसके बारे में पता नहीं है। वहीं बीएलओ का दावा है कि उन्होंने ये काम अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी अनुपम सिन्हा के निर्देश पर किया है। बीएलओ के मुताबिक एईआरओ ने कहा था कि एक संस्था की शिकायत के आधार पर ये सूची तैयार की गई है। ये लिस्ट आपको कैसे मिला? ERO के पास से मिली, अनुपम सिन्हा सर के पास से। उन्होंने बोला ऐसे कोई आदमी बस संस्था से ऑब्जेक्शन करा गया है, इंडियन सिटीजन नहीं है, यही ऑब्जेक्शन मिला। बता दें कि एईआरओ सीधे चुनाव आयोग के अधीन काम करते हैं, लेकिन जब आयोग कह रहा है कि उन्होंने सूची नहीं बनाई, तो फिर एईआरओ ने किस संस्था की शिकायत को अहमियत देकर ये लिस्ट तैयार की और क्यों की? इस पूरे घटनाक्रम के पीछे आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी ने तृणमूल कांग्रेस का हाथ होने की आशंका जताते हुए माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। ये तो माहौल खराब करने का कोशिश है। ये जो कोशिश कर रहे हैं उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को एफआईआर करना होगा। बंगाल का जो रूलिंग पार्टी है वो घर घर जाके जिस के नाम पे नोटिस, मतलब ये लिस्ट में आया जिसका नाम, उनको बोल रहा है कि चलो इकट्ठा हो, जाके हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। वहीं बीजेपी ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि बीएलओ से लेकर जिलाधिकारी तक राज्य सरकार के सभी अधिकारी टीएमसी की साजिश में शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन का अधिकार है और जैसे चाहे जिस ऑफिसर को चाहे वो काम में लगा सकते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाह रही कि एसआईआर ठीक ठाक हो, कंप्लीट हो। यहाँ जो समस्या बंगाल में हो रहा है, राज्य सरकार की जो कर्मचारी हैं वो सारे बीएलओ से लेकर डीएम तक सभी लोग ये समस्या में युक्त हैं और ये साजिश टीएमसी कर रही है, ये लोग भी उसी का भाग है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीति नवीन ने भी ये आरोप लगाया था कि आम जनता की परेशानी की ये पटकथा ममता बनर्जी की सरकार द्वारा तैयार की गई है। दीवारों पर चिपकी ये लिस्ट कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। कौन है इसके पीछे? क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक चूक है या फिर संदेश खाली में अशांति फैलाने का गहरा साजिश? जिला अधिकारी के पास से रिपोर्ट आने तक 5000 से ज्यादा लोगों का सांसें इसी सवाल पर अटकी हैं। कैमरा पर्सन राकिब के साथ सौरभ दत्ता का रिपोर्ट, डीडी न्यूज, संदेश खाली। संदेश खाली की अगरहाटी और बारामारी पंचायत में 5000 से ज़्यादा लोगों के नाम के आगे नॉन इंडियन सिटीज़न लिखे नोटिस मिलने की खबर आई और हैरानी की बात ये रही कि इस लिस्ट में चुनाव आयोग का कुछ लेना देना ही नहीं था। संदेश खाली के फर्जी लिस्ट कांड में डीडी न्यूज़ ने उसी कड़ी को खोजा है कि आखिर किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम रहा है, और इस सिलसिले में हमारे सहयोगी ने बातचीत भी की है। क्या कुछ रिपोर्ट निकल के आई है, आपको सुनाते हैं। संदेश खाली विधानसभा के अंदर 3 पंचायत में ऐसे 5274 आदमियों का, वोटरों का लिस्ट घूम रहा है जिसमें लिखा है कि नॉट इंडियन सिटीजन। कई को कहना है कि ये माहौल खराब करने का एक कोशिश है। आपका क्या कहना है? कोई लिस्ट अगर बाहर निकल ले तो उस लिए मैं कैसे कमेंट करूं? जो लिस्ट ईसीआई का नहीं है, जो लिस्ट एसआईआर रिलेटेड नहीं है, तो ये फेक न्यूज़ है। मतलब ये एसआईआर रिलेटेड नहीं है? नहीं। और ये ईसीआई का नोटिस भी नहीं है? मेरे पास ऐसा कोई एसआईआर और ईसीआई की तरफ से कोई कुछ नहीं आया। जो पाथरघाटा के पार्ट का जो बीएलओ है महंत मुंडा, उनका साफ कहना है कि आपने उनको व्हाट्सएप के जरिए ये फाइल भेजा था और कहा था कि ये गांव-गांव में अपने वोटर्स, बूथ के वोटर्स को दे दो और जो नॉट इंडियन सिटीजन है उसको सुनवाई के लिए ऐसा कोई बात नहीं किया। वो शायद कुछ घबरा गया और बोल दिया। उसको जो बोलना था वो कुछ घबराहट हुआ और बोल दिया। नहीं, ऐसे घबराहट में किसी के नाम लेना, पूरा आरोप आपके ऊपर थोप देना क्यों करेगा? ना, उसका तो एआरओ में ही हो तो वो कुछ बोलेगा तो शायद सर बोला है, ऐसे ही बोल सकता है। नहीं, मैंने तो आपको वीडियो सुनाया है, उनका बयान आपको सुनाया है। वो जो बोला है वो एक फेक न्यूज़ है, मतलब फेक, मतलब वो सही नहीं बोल रहे हैं आप? सही नहीं, वो जो बोल रहा है वो मतलब वो जो लिस्ट है वो बोलो वो एक फेक लिस्ट है। और कार्तिक मुंडा का, महंत मुंडा का जो आरोप है, आरोप शायद उसका है। मैंने कुछ नहीं बोला। आपने कुछ नहीं बोला? तो ऐसे हर पंचायत में कैसे सर्कुलेट हो गया? वो मुझे नहीं पता। ये तो एक जांच तो होना चाहिए।
कि कैसे सर्कुलेट हुआ, पुलिस का तो ये काम ये है बात जांच मैं नहीं बता सकता, आप वो बात मुझे नहीं बता नहीं, सकते। आप लोग ऑफिसर्स ओके? की तरफ से। नहीं, मैं ऑफिसर नहीं हूं, मैं नहीं बता सकता। ओके, ठीक है, ठीक है। थैंक यू डीडी न्यूज से बात करने के Thank लिए। you. Thank you. तो पूरा मामला होने के बाद हर कोई अपना पल्ला झाड़ रहा है। एसआईआर प्रक्रिया में टीएमसी और प्रशासन के बीच गठजोड़ का चौंकाने वाला एक और मामला सामने आया है। दक्षिण 24 परगना के अतिरिक्त जिलाधिकारी भास्कर पाल के खिलाफ सनसनीखेज आरोप सामने आए हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक ईआरओ को पोर्टल पर दस्तावेजों की जांच ना होने की जानकारी दर्ज करने से मना किया है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक्स पर एक लीक हुआ व्हाट्सएप संदेश पोस्ट कर जांच की मांग की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को डर है कि एसआईआर उनके लंबे समय से चली आ रही चुनावी धांधलियों को उजागर कर देगा। मामले के तूल पकड़ने के बाद चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया है और एडीएम ग्रामीण भास्कर पाल के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। इसके अलावा दक्षिण कोलकाता के एक ईआरओ के खिलाफ भी अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। कोलकाता हाई कोर्ट ने कल पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन नहीं देने पर जमकर फटकार लगाई और 31 मार्च 2026 तक जमीन उपलब्ध कराने का आदेश भी दिया। इस मामले पर बीजेपी ने ममता बनर्जी को जमकर घेरा है, तो कांग्रेस भी टीएमसी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। इस बीच बंगाल के आनंदपुर में आग लगने से कई लोगों के मारे जाने की घटना के विरोध में बीजेपी ने रैली निकाली और कहा कि धर्म के आधार पर ममता बनर्जी पीड़ितों के साथ भेदभाव कर रही हैं। इस अग्निकांड पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी दुख जताया है और हताहतों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल में घुसपैठ की समस्या के मद्देनजर कोलकाता हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला देते हुए ममता बनर्जी सरकार को आदेश दिया था कि वो सीमा सुरक्षा बल को सीमावर्ती इलाकों में तुरंत जमीन उपलब्ध कराएं ताकि बांग्लादेश की सीमा पर फेंसिंग की जा सके। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 31 मार्च 2026 तक ममता सरकार बीएसएफ को बाड़ लगाने के लिए जमीन उपलब्ध कराए ताकि घुसपैठ पर लगाम लग सके। इस फैसले के बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी की बंगाल सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि घुसपैठियों के वोट के आधार पर सत्ता तक पहुंचने के चलते टीएमसी सरकार जानबूझकर फेंसिंग का काम रोकती रही है और अब हाईकोर्ट का आदेश ममता बनर्जी की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है, परंतु ये एक बहुत दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और विचलित करने वाला प्रश्न उठाता है। ये साफ दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में देश की सीमाओं पर सुरक्षा की कीमत पर घुसपैठियों के वोट के लालच में सिर्फ क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ में राष्ट्र की सुरक्षा का सौदा किया जा रहा था। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी ममता सरकार को घेरा है और कहा है कि राजनीति के लिए देश की अखंडता से समझौता नहीं करना चाहिए। राजनीति जहां भी होना है होने दो, सियासत हर जगह करना ठीक नहीं। कम से कम देश की सुरक्षा की लहर से हमारे दो जो केंद्र और राज्यों के बीच जो संपर्क, वो संपर्क बनाए रखें। जहां एक और हाईकोर्ट के आदेश के बाद बंगाल की राजनीति गरमाई हुई है, तो वहीं चुनाव आयोग की बंगाल में जारी एसआईआर की प्रक्रिया के बीच सीमावर्ती जिलों में घुसपैठ को लेकर नई आशंकाएं भी सामने आ रही हैं। चुनाव आयोग को उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिले में कई खामियां मिल रही हैं। जहां लोगों ने अमान्य दस्तावेजों को जमा किया है, तो राज्य कर्मचारियों द्वारा उन्हीं अमान्य दस्तावेज को अपलोड करने पर आयोग ने नाराजगी जताई है। आयोग ने इस प्रकार की गड़बड़ियों के लिए सख्त नाराजगी जाहिर की है। आयोग ने निर्देश दिया है कि दस्तावेज की कमी के कारण जो आवेदन अपात्र घोषित हुए हैं, उनका तुरंत निपटारा किया जाए। साथ ही जिन मामलों की सुनवाई पूरी हो चुकी है, उनका स्टेटस तय कर फाइलों को क्लोज किया जाए। आयोग ने निर्देश दिया है कि जो सुनवाई अभी बाकी है, उन्हें फास्ट ट्रैक किया जाए और जिन वोटरों को अब तक नोटिस नहीं भेजा गया है, उन्हें तत्काल दस्तावेज जमा करने का नोटिस भेजा जाए। इस बीच बंगाल बीजेपी ने कहा कि राज्य में घुसपैठिए और अवैध नागरिक नहीं रहने चाहिए। एसआईआर का जो विषय है, हमारा कोई भी वोटर लिस्ट में जो मरे हुए, गायब हुए और बांग्लादेशी घुसपैठी या रोहिंग्या घुसपैठी मुसलमान नहीं रहेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने आनंदपुर में आग लगने की घटना के खिलाफ विरोध रैली निकाली।
शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि धर्म देखकर ममता बनर्जी इस आग की घटना पर राजनीति कर रही है। तो वहीं बंगाल के राज्यपाल ने भी घटनास्थल का दौरा करके राज्य सरकार को इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी करने की बात कही। सभी पीड़ित हिंदू हैं और चूंकि हिंदू ममता बनर्जी के लिए वोट बैंक नहीं है, इसलिए ममता सरकार बांग्लादेशी जमाती सरकार की तरह व्यवहार कर रही है। बांग्लादेशी जमाती गवर्नमेंट। बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की ममता बनर्जी की सरकार अपनी कई नीतियों पर घिरती नजर आ रही है। तो एसआईआर से लेकर घुसपैठ के मुद्दे पर टीएमसी सरकार विपक्षियों के निशाने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो पश्चिम बंगाल के आनंदपुर इलाके में हुए भीषण अग्निकांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। पीएमओ की ओर से सोशल मीडिया एक्स पर लिखा गया है कि पश्चिम बंगाल के आनंदपुर में हुआ अग्निकांड अत्यंत दुखद और दर्दनाक है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। प्रत्येक मृतक के परिजनों को PMNRF से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। साथ ही घायलों को 50,000 रुपए भी दिए जाएंगे। तो अग्निकांड को लेकर भी कहीं ना कहीं बंगाल में सियासत हो रही है, लेकिन बंगाल में जिस प्रकार से एसआईआर का मामला और सीमावर्ती इलाकों में बाड़बंदी को लेकर जो हाईकोर्ट का कल फैसला था, ये मामला राजनीतिक रूप से गरमाया हुआ है। इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष फेंसिंग पर संग्राम। बंगाल में घमासान, सियासी घमासान बंगाल में दिखाई पड़ रहा है और इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सौरभ सिकदर जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा सोफिया खान जी हैं, टीएमसी समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक है। प्रकाश चंदालिया जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सोफिया जी, आपसे शुरुआत करते हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने साफ तौर से कहा कि साहब 31 मार्च तक जमीन दे दीजिए, जो लंबे समय से राज्य सरकार को देनी थी चौकियां बनाने के लिए, फेंसिंग करने के लिए। अब तो कोर्ट ने कह दिया। आप लोग बीजेपी पे आरोप लगाते रहते थे कि साहब ये लोग तो जबरदस्ती का आरोप लगाते हैं, अब तो कोर्ट ने आदेश दिया है। देखिए, आरोप और प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन यही चाहेंगे कि बंगाल वासियों की किसी भी तरीके से कोई क्षति ना हो। और ये हम हमेशा से ही चाहते हैं कि जितने भी घुसपैठिए हैं उन पे रोक लगाई जाए। ये अलग बात है कि इनको बहाना मिल जाता है क्योंकि इनके देखरेख में सारी चीजें हो रही थी। बहरहाल देखिए, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब 2600 किलोमीटर की फेंसिंग ऑलरेडी हो चुकी थी। और जब से ये डबल इंजन की सरकार आ गई है, जहां पर ये कहते हैं कि बहुमत के साथ ये सत्ते पर 2014 से बैठे हुए हैं, लेकिन सिर्फ 800 किलोमीटर की फेंसिंग हुई है। देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए। इन लोगों को ये दिखाना है कि बंगाल में ममता बनर्जी जुल्म कर रही हैं, इन्फिल्ट्रेशन और घुसपैठियों का बढ़ावा दे रही हैं। लेकिन सच बात ये है कि ये लोगों ने जो घुसपैठिए के जो मुद्दे हैं वो संभाल नहीं पाए, उसको कम नहीं कर पाए। और उस कहते हैं ना कि दूसरे के कंधे पर बंदूक मार देना। तो ममता बनर्जी एक स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वहां पर बैठे तो सोफिया जी, आप ये तो स्वीकार रही हैं, सोफिया जी आप ये तो स्वीकार कर रही हैं कि आप केंद्र सरकार हो, बीएसएफ हो, उन्होंने घुसपैठियों को आने दिया या संभाल नहीं पाए। लेकिन अगर वो आ गए तो है ना बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है, मतलब ये तो आप स्वीकार रही हैं घुसपैठिए हैं। देखिए, घुसपैठिए अगर हैं तो बंगाल में तो नहीं बैठे होंगे ना। लेकिन अभी एसआईआर की प्रतिक्रिया जो हो चल रही है उसमें कितने रोहिंग्या, कितने बांग्लादेशी मिले हैं? मुझे नहीं लगता कि एक भी मिला होगा। एक भी नहीं मिला है अब तक। ठीक है, सौरभ सिकदर जी वो ये कह रहे हैं कि साहब बीजेपी और केंद्र की सरकार, उसके अलावा बीएसएफ, वो जान के इस प्रकार का काम कर रहे हैं ताकि ममता बनर्जी टीएमसी की सरकार पर आप आरोप लगा सकें कि आप साहब जुल्मो सितम कर रहे हैं, वो आप राजनीतिक खेल खेल रहे हैं, ऐसा आप पे आरोप लगा रही हैं। सौरभ जी, ये राजनीतिक खेल का सवाल ही नहीं है, सवाल है देश के सुरक्षा का। जिस देश में हम भी रहते, आप भी रहते, सोफिया जी भी रहते हैं, और टीएमसी इसी देश के सुरक्षा के साथ ही खिलवाड़ करते आए हुए हैं। अभी एक बात बताइए, हम सारे प्रश्नों को दरकिनार करके अगर एक मुद्दे पे आए कि ये जमीन क्यों नहीं दिया गया, ये जमीन देने के लिए हाईकोर्ट को हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा? क्योंकि ये बंगाल इतने सेंसिटिव जगह पे है, चिकन नेक यहाँ पे है, बांग्लादेश है एक साइड में, भूटान है, नेपाल है। तो ऐसे सेंसिटिव जगह में सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट का प्रायोरिटी होना चाहिए देश का सुरक्षा। और आज ये इसने निश्चित नहीं किया, ये जमीन नहीं दिया, इस जमीन नहीं देने के लिए फेंसिंग नहीं बना, तो इसीलिए घुसपैठ हो रहा है। खाली घुसपैठ नहीं, अलगाववादी लोग आ रहे, आतंकवादी आ रहे, बंगाल फ्री पैसेज बन गए आतंकवादी अलगाववादियों के।
और ये खाली एक समुदाय को संतुष्ट करने के लिए, ये आप देखिए जहां पे ये बॉर्डरिंग एरिया है, इस बॉर्डरिंग एरिया में बांग्लादेश से लगे हुए जो है, तो उधर से आते हैं तो ज्यादातर एक विशेष धर्म के लोग आते हैं। और इस विशेष धर्म के लोग के लिए ममता बनर्जी ने बोला है कि जो गाय दूध दे सकता है मैं उसका लात खाने के लिए तैयार हूं। वो लात खाने के चक्कर में तो आज देश को लात मारने के नौबत आ गया है। आज बंगाल का जो इंटरनल सिक्योरिटी है ये एकदम बारूद के स्तूप में खड़ा हुआ है, कभी भी ये विस्फोट हो सकता है। ठीक है प्रकाश जी सवाल ये है कि हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद में कम से कम एक स्थिति साफ हुई कि जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच की स्थिति थी वो क्या थी, और कम से कम अब राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर काम होता दिखाई पड़ेगा, जमीन पे फेंसिंग होगी, देश की सुरक्षा और मजबूत होगी। प्रकाश जी। आरेंद्र जी, कोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार बेनकाब हुई है। अब तक ये लोग इतने बार झूठ बोलते रहे और संजय दा ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। केंद्र सरकार इस पर बहुत गंभीर थी। एमएचए की तरफ से, यहाँ पर एमएचए के जो होम सेक्रेटरी हैं उन्होंने राज्य सरकार के सेक्रेटरी से कई बार पत्राचार किया, यहाँ पर आकर बातें की, लेकिन ये ढील ढाल का माहौल बनाया। और सच बात यह है कि बांग्लादेश की लोगों की और बंगाल के लोगों की भाषा एक है, पहरावा एक है, रहन सहन एक है। बड़े आसानी के साथ छोटे छोटे नदी नालों के माध्यम से छोटे छोटे खान पान भी है। जी प्रकाश जी अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल, छोटी छोटी नावों से गली माध्यम से होकर ये लोग बड़ी आसानी से चले आते हैं। अब सोफिया जी या उनकी पार्टी के समर्थक जो लोग हैं वो अक्सर आरोप लगाते हैं कि बीएसएफ की तरफ से ऐसा काम होता है, बीएसएफ इसको आसानी से कर देती है। लेकिन 180 किलोमीटर जगह जिसका पेमेंट केंद्र सरकार पहले कर चुकी थी, आपको तो सिर्फ जमीन मुहैया करवानी थी और यह काम आसानी से हो सकता था। क्यों इस मामले में कोर्ट को दखल देनी पड़ती है? पश्चिम बंगाल सरकार का मुख्य काम, ये एजेंडा यही है कि इनको केंद्र सरकार से भिड़ना है। पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार 50 ऐसे मामले होंगे जो आसानी से सुलझाए जा सकते थे, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले हैं, जो जन साधारण के जनहित के मामले हैं, उनमें अड़ंगा लगाना, केंद्रीय एजेंसियों को नहीं मानेंगे, एनआरसी के लोगों को नहीं मानेंगे। और ये सारे काम अभी आरेंद्र जी जो एसआईआर का काम चल रहा है और एसआईआर के माध्यम से संदेश खाली में जो झूठ पकड़ में आया है। ठीक, मैं उस मुद्दे प्रकाश उस मुद्दे पे भी आ रहा हूं सोफिया जी, लेकिन आप जो बात कह रही थी ममता दीदी को हमने संसद में भी सुना है किस प्रकार से जब वो केंद्र में मंत्री थी उन्होंने क्या उनका बयान रहता था, क्या उनका स्टैंड रहता था, लेकिन एक यूटर्न दिखाई पड़ता उनके घुसपैठ के मसले और मुद्दे को लेकर। मैं खैर एसआईआर के मसले पे आता हूं सोफिया जी, क्योंकि जो संदेश खाली से नई जानकारियां सामने आ रही हैं उसमें स्थानीय टीएमसी के नेता से लेकर स्थानीय अधिकारी कर्मचारी उनकी मिलीभगत दिखाई पड़ रही है। एसआईआर पे भ्रम फैलाने की लगातार कोशिश हो रही है और कई तो तमाम प्रूफ भी एक तरीके से पब्लिक डोमेन में आ गए। सोफिया जी। सबसे पहले मैं ये आतंकवाद के ऊपर मैं कुछ कहना चाहूंगी। ये कह रहे हैं कि बंगाल में घुसपैठी बहुत ज्यादा है और बहुत से आतंकवादी हैं, लेकिन ब्लास्ट तो दिल्ली में होता है, पुलवामा में 300 केजी विस्फोट पाया जाता है, पहलगाम में लोग नाम पूछ कर मारते हैं। तो ये सारे आतंकवादी कहाँ से आ रहे हैं? बंगाल में तो ऐसे कोई भी आतंकवादी का कोई हमला हुआ नहीं है पिछले कई दशकों से। बंगाल में आए दिन बम बनाने वाली फैक्ट्रियां पकड़ी जाती हैं, बारूद की। सोफिया जी सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्याएं, सोफिया जी सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्याएं या जिस प्रकार का जो आचरण दिखाई पड़ता वो बंगाल में होता, रक्त रंजित इतिहास बंगाल का है। खैर उस मुद्दे पे आते हैं, लेकिन अब मैंने जो आपसे सवाल किया उसके सवाल का जवाब सोफिया जी, आपसे मैंने एसआईआर पे सवाल किया, संदेश खाली के 5000 से ज्यादा लोग। सोफिया जी संदेश खाली के 5000 से ज्यादा लोगों के नाम के आगे नॉन इंडियन सिटीजन लिखा जाना, ये किस प्रकार की एक साजिश है? क्या एक प्रकार क्या करना क्या कोशिश की जा रही है भ्रम फैलाने को लेकर? देखिए, जहां तक एसआईआर के मुद्दे की बात है, देखिए एसआईआर से हम लोगों को कभी भी कोई परहेज नहीं रहा है। हम लोगों ने कभी मना नहीं किया कि आप एसआईआर मत कीजिए, लेकिन एसआईआर के आड़ पर जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं बंगाल वासियों के साथ, वो बंगाल वासी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। हियरिंग कर रहे थे कि इसके बीच में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर भी किया। उन्होंने कहा भी है कि इसके ऊपर एक बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए और जो ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बताकर ये जो हियरिंग के लिए लोगों को बुला रहे हैं, वो जितने भी लोगों को हियरिंग में बुलाया जा रहा है उनके आंकड़े तो नहीं थे ना, कहीं पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। पेपर मांगा जा रहा है लेकिन उसकी कोई रिसिप्ट नहीं दिया जा रहा है कि किसने पेपर क्या जमा किया नहीं किया। आप सोच लीजिए, अमर्त्य सेन जो नोबेल प्राइज विनर हैं, उनको भी हियरिंग के नोटिस जाते हैं। मोहम्मद शमी जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता है, क्रिकेटर है, उनको भी जाता है। 5000 से ज्यादा लोगों के नामों के सामने सोफिया जी, 5000 से ज्यादा लोगों के सामने नॉन इंडियन सिटीजन की जो लिस्ट आई है जिसमें स्थानीय लोगों की संलिप्तता आ रही है, उस पर जवाब तो दीजिए सोफिया जी।
सोफिया जी, जो मैं सवाल आपसे तीसरी बार पूछ रहा हूं, सोफिया जी तीसरी बार सवाल पूछ रहा हूं आपसे, संदेश खाली के मसले पे तो जवाब दीजिए। देखिए, इस मसले पे मैं यही कह पाऊंगी कि जब 4000 फॉर्म एक भाजपा के नेता के पास पाया जाता है तब इनकी जो है जबान बंद हो जाती है, तब तो ये कुछ नहीं कहते ना। तो बंगाल में समझ में नहीं आ रहा है कि ये चुनाव ये जो SIR है वो कौन करवा रहा है, चुनाव आयोग करवा रहा है या भाजपा के लोग? ठीक है सौरभ जी, वो चुनाव आयोग करवा रहा है या आप करवा रहे हैं और आपके द्वारा उसमें खेल किया जा रहा है, वो अभी भी वही आरोप लगा रहे हैं। सौरभ जी देखिए, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। चुनाव आयोग का काम कर रहे हैं, नहीं मैं चुनाव आयोग का मुखपत्र हूं, मैं अपना पार्टी का मुखपत्र हूं और उसी हिसाब से मैं बोलना चाह रहा हूं कि देखिए ये जो तृणमूल कांग्रेस शुरू के दिन से आप क्रोनोलॉजी समझिए, ममता बनर्जी पहले क्या बोला था, SIR में नहीं होने दूंगा। अभिषेक बनर्जी बोला था हम SIR नहीं होने दूंगा। उसके बाद जब SIR का प्रक्रिया शुरू हुआ तो नहीं होने दूंगा बोल के इसने रैली निकला, और उसके बाद क्या हुआ, हमने सारे SIR केंद्रों में देखा अपने BLO को जो है उसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उसका विधायक उसका तोड़फोड़ कर रहा है, कॉलर पकड़ रहा है। ये पूरे देश में इतने स्टेटों में SIR हुआ है, आप मेरे को एक उदाहरण दिखा दीजिए, अब नेशनल चैनल है, एक उदाहरण दिखा दीजिए कौन सा स्टेट में विरोधी हो या शासक हो कि जो SIR के ऑफिसर है उसको जाके डराया धमकाया मारपीटी किया। बिहार में इलेक्शन हुआ, उसके बाद तो और कहीं इलेक्शन सोफिया जी, इलेक्शन सही से हो सके इसीलिए ये प्रक्रिया हो रही है ना। आप तो खुद कह रहे हैं कि आप उसके विरोध में नहीं है, तो जब विरोध में नहीं है तो उस प्रक्रिया को सही तरीके से होने में दिक्कत क्या है? सोफिया जी वही तो बात है ना कि वो प्रक्रिया अगर पारदर्शी तरीके से हो रही है तो उसमें दिक्कत क्या, हो जाने दीजिए ना। सोफिया जी आप भी तो नहीं चाहती ना कि गैर भारतीय कोई वोट करे? क्या TMC चाहेगी कि कोई गैर भारतीय वोट करे, वोटर लिस्ट में उसका नाम हो? नहीं चाहती है तो फिर इस प्रक्रिया को होने दीजिए ना। प्रकाश जी, सवाल ये उठता है कि SIR की प्रक्रिया में आए दिन या तो गतिरोध की बात आती है और इस प्रकार के या फिर खुलासे होते हैं जिसमें समझ में आता है कि क्या आखिर करने की कोशिश हो रही है राजनीतिक रूप से। प्रकाश जी। आरेंद्र जी, एक कहावत है कि जो आदमी रोते हुए जाता है वो मरने वाले की मौत की खबर लेकर आता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने, अब अभी संजय दा ने भी कहा, अभी सोफिया जी ने कहा कि तृणमूल पार्टी ने SIR का कभी विरोध नहीं किया। अरे पब्लिक डोमेन में है, उठाकर देख लीजिए। आपकी पार्टी ने तो बाकायदा रैली निकाली है और उसके बाद विरोध किया है। ममता बनर्जी ने भी किया है, अभिषेक बनर्जी ने भी किया है। ये चीजें पब्लिक डोमेन में है, झूठ तो मत बोलिए कम से कम। सोफिया जी मैं आपके पास फिर आऊंगा, बाकी लोगों को बोलने दीजिए ना, पैनल में आपके अलावा भी मेहमान है, उनको स्वीकार करना चाहिए और सच में बहस होनी चाहिए। क्यों ऐसी बात आप कर रही हैं? और उसके बाद में जब SIR जब शुरू हो गया कोर्ट के आदेश के ऊपर में 12 राज्यों में काम चल रहा है, कहीं पर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की खबर नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2.93 करोड़ लोगों के नाम कटने की बात सामने आई। बिहार के अंदर में 65 लाख लोगों के नाम कटे, कहीं कोई चिल्लमपो नहीं। और अगर कहीं आपको आपत्ति है तो आप कोर्ट जाइए, कोर्ट आपको दे रहा है। अभी चुनाव आयोग ने कहा कि माध्यमिक एडमिट कार्ड हम नहीं मांगेंगे, आप कोर्ट में गए, आपको अनुमति मिल गई। लेकिन जो काम चल रहा है उसको गैर कानूनी के तरीके से आपकी सरकार चलने नहीं दे रही है। आज मैं तो इतना तक कहूंगा कि पश्चिम बंगाल में इस दौरान जितने BLO की डेथ हुई है वो आपकी पार्टी के नेताओं के भड़काऊ बयान की वजह से हुई है। उन्हें आतंकित किया गया है। साधारण नागरिक को आप NRC का डर दिखा रही है कि आपके नाम काट दिए जाएंगे, महिलाओं का नाम काट दिया जाएगा। क्यों झूठ को मत बतिए। बिल्कुल, तो ये स्थिति बनी हुई है कि जहां SIR की प्रक्रिया के बीच में तमाम प्रकार का व्यवधान आ रहा है और राजनीतिक वजहों से उसके तमाम बातें या तथ्य भी सामने निकल के आ रहे हैं कि आखिर किस प्रकार के स्थानीय स्तर पर उसमें संलिप्तता दिखाई पड़ रही है। बहुत गर्माहट भरी बहस हो रही है, लेकिन वक्त इतनी अनुमति दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप तीनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे गृह मंत्री अमित शाह के असम दौरे की, जहां पर वो गरजे हैं घुसपैठ के मसले पर, कांग्रेस को घेरा है। क्या है पूरी खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। बढ़िया। MDH
वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। हाँ बोल बेटा करण। क्या? जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं अंकल, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि आरबीआई ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट्स का। अनक्लेम डिपॉजिट मतलब? वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन न हुआ हो, ऐसे खाते आरबीआई के डीईए फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक के किसी भी शाखा में जाकर अपना केवाईसी अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आज मक्खी खाने का बहुत मन था, पर बीच में आ गए घोष बाबू। बोले आज तक एक भी मक्खी नहीं मारा है, पर एक दिन किस्मत ने उन्हें बड़ी जोर से टक्कर मारी। जब 1,60,000 का बिल आया, बोले शाबाश। हेलो रंजन, क्लेम भी अप्रूव हो गया ताड़ाताड़ी। कार इंश्योरेंस लेना महंगा नहीं होता है, नहीं लेना महंगा पड़ सकता है। वाह घोष बाबू, अच्छा किया मोटर इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गृह मंत्री अमित शाह आज असम के दौरे पर थे, जहां उन्होंने घुसपैठ के मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरा तो कांग्रेस की नीतियों के कारण राज्य की जनसांख्यिकी में बदलने की बात भी कही। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेसी नीतियों से घुसपैठियों ने असम के मूल निवासियों के हक पर कब्जा कर लिया है। गृह मंत्री ने असम को आज हजारों करोड़ रुपए की विकास सौगात दी, जिसमें डिब्रूगढ़ में दूसरे विधानसभा परिसर का निर्माण काम भी शामिल है। शाह ने डबल इंजन सरकार के द्वारा असम के विकास के लिए किए गए तमाम कामों को भी आज जनता के सामने रखा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में घुसपैठ, विकास और राज्य की संस्कृति के सम्मान को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला किया। गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने घुसपैठ को वोट बैंक की राजनीति के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और पार्टी पर चुनावी फायदे के लिए असम की सुरक्षा से समझौता करने का आरोप लगाया। आसाम की सरहदें घुसपैठियों के लिए खुली थी। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, पहले सर्बानंद सोनोवाल और फिर हेमंत विश्व शर्मा हमारे मुख्यमंत्री बने। मोदी जी और आसाम सरकार ने मिलकर घुसपैठियों को आसाम की सरहदों में आना बंद कर दिया है। अब घुसपैठ नहीं होती है आसाम में, परंतु जो आ गए हैं उनको भी बख्शना नहीं है। चून चून कर बाहर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डिब्रूगढ़ में 1,715 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने डिब्रूगढ़ को राज्य में दूसरे प्रशासनिक केंद्र के रूप में स्थापित करने के सरकार के प्रयासों के तहत 284 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाले दूसरे विधानसभा परिसर और विधायक हॉस्टल की भी आधारशिला रखी। इस परिसर के निर्माण से अपर असम क्षेत्र के लोगों को सुशासन के फायदों का लाभ उठाने में आसानी होगी। माना जा रहा है कि इससे चाय की राजधानी डिब्रूगढ़ को नई आर्थिक ताकत मिलेगी। इस अवसर पर अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में केवल घोषणाएं ही होती थीं, जबकि डबल इंजन की सरकार ने असम के विकास को नई और तेज गति प्रदान की है।
हमने कांग्रेस की भी सरकारें देखी हैं, कई सारी घोषणाएं सिर्फ घोषणा बनकर रह जाती थी, मगर ये तो भाजपा सरकार है। हेमंत विश्व शर्मा ने घोषणा की 250 एकड़ में आसाम के दूसरे विधानसभा परिसर का शिलान्यास हुआ है। डिब्रूगढ़ वालों, आज पूरे भारत में मेरे डिब्रूगढ़ के वासी राजधानी आसाम के वासी माने जाएंगे। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। अमित शाह ने धेमाजी में 10वें मिसिंग युवा महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन के दौरान कई आदिवासी समुदायों को अपनी पहचान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने कहा कि भाजपा केंद्र द्वारा नियुक्त वार्ताकार के माध्यम से मिसिंग समुदाय की सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने असम में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ भी बातचीत की। ब्यूरो इनपुट के साथ सुबीना राय की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार दिखाएंगे आपको उन नक्सलियों की खबर जो लगातार मुख्य धारा में लौट रहे हैं। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। आज मक्खी खाने का बहुत मन था, पर बीच में आ गए घोष बाबू। बोले आज तक एक भी मक्खी नहीं मारा है, पर एक दिन किस्मत ने उन्हें बड़ी जोर से टक्कर मारी। जब 1,60,000 का बिल आया, बोले शाबाश। हेलो रंजन, क्लेम भी अप्रूव हो गया। ताड़ाताड़ी। कार इंश्योरेंस लेना महंगा नहीं होता है, नहीं लेना महंगा पड़ सकता है। वाह घोष बाबू, अच्छा किया मोटर इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। देश को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में सरकार को लगातार सफलता मिल रही है। छत्तीसगढ़ में 8 लाख के इनामी 4 नक्सलियों ने आज सरेंडर किया। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने बड़ी मात्रा में हथियार भी सरेंडर किए हैं, जो सरकार की मुख्यधारा में वापसी की नीति की सफलता को दर्शाते हैं। केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों का ही असर है कि बीते कुछ वर्षों में बहुत बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण करके मुख्यधारा में वापसी की है। सरकार ने इस साल 31 मार्च तक देश को नक्सल मुक्त करने का टारगेट रखा है। देश को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों का नतीजा लगातार दिखाई दे रहा है।
छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में 8 लाख रुपए के इनामी 4 नक्सलियों ने हथियारों के साथ सरेंडर कर दिया। 2 महिलाओं सहित सभी माओवादी दक्षिण बस्तर डिवीजन के तहत किस्टाराम एरिया कमेटी के सदस्य थे। नक्सलियों ने पूना मारगेम पहल के तहत आत्मसमर्पण किया है। बस्तर आईजी सुंदरराज ने इसे माओवादी विचारधारा के प्रति मोहभंग और शासन की विकास नीतियों की जीत बताया है। कुल 4 माओवादी कैडर 4 हथियार के साथ समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से आज पुनर्वास किया है। वर्ष 2024 एवं 25 में काफी सकारात्मक और निर्णायक रहा। बस्तर संभाग के अंतर्गत पुलिस एवं अन्य जितना भी सुरक्षा बल जो इधर डिप्लॉयड और कार्य कर रहा है, इस अवधि में लगभग 2400 से अधिक माओवादी कैडर ने हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल हुई है और उनका पुनर्वास की जा रही है। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी गोलापल्ली एलओएस कमांडर एवं पार्टी सदस्य रैंक के हैं। इन्होंने SLR, इंसॉस 303 और 315 बोर राइफल और गोला बारूद के साथ आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले सभी कैडरों को छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के अंतर्गत नियमानुसार आर्थिक सहायता, पुनर्वास एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि वे समाज की मुख्य धारा से जुड़कर सम्मानजनक जीवन जी सकें। सुकमा के पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने शेष बचे माओवादी कैडरों से अपील की है कि सभी हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण करें और शासन की पुनर्वास योजना का लाभ उठाकर अपने जीवन की नई शुरुआत करें। जो 3 जनवरी को जो एनकाउंटर हुआ था उसके बाद इस सरेंडर के बाद काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुकी है और क्षेत्र में जो विकास का रास्ता है वो खुल गया है। मैं इस मौके पे सभी बचे हुए नक्सलियों से अपील करता हूं कि जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करें और पुनर्वास का रास्ता इच्छा दें। किस्टाराम एवं गोलापल्ली क्षेत्रों में नवीन सुरक्षा कैंपों की स्थापना, सड़क कनेक्टिविटी में वृद्धि तथा लगातार प्रभावी नक्सल विरोधी अभियानों के कारण माओवादियों का स्वतंत्र विचरण क्षेत्र समाप्त हो गया है। इससे संगठन की गतिविधियां सीमित हुई हैं और माओवादी कैडरों में तेजी से मोहभंग उत्पन्न हुआ है। पहले माओवादी संगठन ग्रामीणों को भयभीत कर भ्रमित करते थे, लेकिन अब शासन की विकास योजनाओं एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की सीधी पहुंच सुदूर अंचलों तक होने से जनता का विश्वास शासन प्रशासन के प्रति मजबूत हुआ है। गौरतलब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ से नक्सलियों को उखाड़ फेंकने की तारीख मार्च 2026 तय की है। नक्सल उन्मूलन के लिए जारी एंटी नक्सल ऑपरेशन का असर है कि नक्सल उन्मूलन के लिए जारी एंटी नक्सल ऑपरेशन का ही असर है कि नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं या मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं। सुमेश पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार खबर आपको दिखाएंगे कि भारत में कब जुटेंगे AI के दिग्गज, क्या होगा AI सम्मेलन। खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स एक। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और अब बात एआई समिट की। 16 से 20 फरवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन होगा। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एआई शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें कई देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारत इस बार दुनिया का सबसे बड़ा एआई इम्पैक्ट समिट आयोजित कर रहा है। 16 से 20 फरवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले इस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसमें लगभग 100 देश भागीदारी कर रहे हैं। साथ ही 15 देशों के राष्ट्राध्यक्ष विशेष रूप से भारत आ रहे हैं। उद्योग जगत से भी बड़ी संख्या में प्रतिनिधि इस समिट में जुट रहे हैं। समिट में भारत अपने सॉवरेन एआई मॉडल भी लॉन्च करेगा। यूपीआई और डिजिलॉकर ने जिस तरह से तकनीक को आम लोगों तक पहुंचाया, उसी तरह कॉमन कंप्यूट इनिशिएटिव के माध्यम से एआई को पूरे देश में सुलभ बनाने की दिशा में ये समिट बेहद महत्वपूर्ण है। The summit has got phenomenal response. This is going to be the fourth and the biggest AI summit so far in the entire world. The response from practically 100 countries, the number of heads of state and government, already 15 confirmations received, and the industry has responded so well. More than 100 CEOs are joining us in the Impact Summit. समिट में 7 मुख्य थीम तय की गई है, जिसमें एआई से आर्थिक वृद्धि और सामाजिक कल्याण पर चर्चा होगी। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि एआई संसाधनों तक सबकी पहुंच कैसे सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा समावेशन और सामाजिक सशक्तिकरण और सुरक्षित और भरोसेमंद एआई पर भी व्यापक बातचीत होगी। साथ ही कौशल और मानव पूंजी, विज्ञान और अनुसंधान में एआई की भूमिका और एआई के लचीलेपन, नवाचार और स्वच्छ विकास जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत का एआई इकोसिस्टम तेजी से मजबूत हो रहा है। What's being noted is the systematic manner in which India has developed its AI ecosystem. Very recently, Honorable Prime Minister interacted with the people who are developing the models. It was very encouraging that the pivot that they have taken is such a systematic pivot, and that the strength that our IT industry has had over several decades now, that strength is being put to providing AI solutions rather than the old model of having software development. भारत अब एआई मिशन 2.0 की ओर बढ़ रहा है। कॉमन कंप्यूट स्टैक को और मजबूत किया जाएगा ताकि एआई संसाधन स्टार्टअप, छात्रों और शोधकर्ताओं तक आसानी से पहुंच सके। कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा और शिक्षा में एआई के उपयोग मामले ये दिखा रहे हैं कि आने वाले वर्षों में एआई देश के विकास की एक बड़ी ताकत बनने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल और इसको लेकर आगे बढ़ने के लिए भारत नेतृत्व की भूमिका में धीरे धीरे आ रहा है, जिसकी बानगी एआई इम्पैक्ट समिट में देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन जगमोहन के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आज शत नमन किया गया, उनको श्रद्धांजलि दी गई। इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है।
स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा एक नया रूप, कुछ नई जगहें और एक नया सफर, बच्चों तक पहुंचने का, उनकी कहानियों से जुड़ने का। ये हमने ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी खुद हमसे मिलेंगे। यहाँ स्ट्रेस होगा कम और स्माइल्स होंगी ज्यादा। आपके लिए चाहिए तो मुझे चाय बनानी होगी। तो तैयार हो जाएं, आ रहा है पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पूरा देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद कर रहा है। बापू की आज 78वीं पुण्यतिथि है। PM मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत तमाम लोगों ने बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की तो उनके योगदान को याद किया। दिल्ली स्थित उनकी समाधि स्थल को राजघाट के नाम से जाना जाता है, जहां बहुत बड़ी संख्या में आम लोग भी पहुंचे और अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि बापू को दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि पर देश दुनिया उन्हें नमन कर रही है। आज ही के दिन 1948 में बापू ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। राष्ट्रपिता की पुण्यतिथि पर सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आम लोगों से लेकर खास लोग राजघाट पहुंचे। बापू के समाधि स्थल पहुंचकर लोगों ने राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। NCC कैडेटों ने भी राजघाट पहुंचकर बापू को याद किया। राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। यहाँ पर काफ़ी संख्या में NCC कैडेट भी मौजूद रहे। बात करते हैं, क्या जानते हैं बापू के बारे में आप लोग? महात्मा गांधी जी हमारे फादर ऑफ द नेशन राष्ट्रपिता थे। उन्होंने हमें आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उन्होंने कैसे स्वदेशी चीज़ों को अपनाना है, कैसे ब्रिटिशर्स को बॉयकॉट करना है और कैसे इस देश को एक अच्छी राह के ओर में आगे बढ़ाना है। गांधी जी का इंडिया में जो आज़ादी दिलाने के कार्य थे वो शायद पहले ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पे बिना वॉयलेंस के इतनी कॉलोनियल पावर को, एक पावर को मजबूर किया गया कि वो अपने फैसले वापस ले और पब्लिक की विल उन पे इम्पोज की गई। He was the man who united our entire nation. Like उनके बिना ये नहीं हो पाता। उन्होंने हमें सिखाया कि जो न्याय है वो सबका हक है और बिना लड़े, बिना हथियार उठाए भी हम कुछ कर सकते हैं। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना डाल, ऐ साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बापू की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। ये मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर मेरा शत शत नमन। पूज्य बापू का हमेशा स्वदेशी पर बल रहा।
जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का भी आधार स्तंभ है। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व देशवासियों को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि बापू के सत्य और अहिंसा के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि महज एक दिन नहीं है, बल्कि उन मूल्यों को याद करने का अवसर है जिन पर आधुनिक भारत की नींव रखी गई। वैष्णव जनतो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे की पंक्ति को जिस तरह बापू ने जन जन तक पहुंचाया, वो आज भारत की युवा आबादी के लिए मार्गदर्शक साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बापू को श्रद्धांजलि देती इस खबर के साथ न्यूज नाइट के आज के इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार।